कल आपने सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल तो पढ़ लिया था, उसके बाद है नेक्स्ट बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो बॉडी सेंटर्ड के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर, लैटिस कांस्टेंट, पैकिंग फ्रैक्शन, ये सब चीजें देखेंगे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि नियरेस्ट कितने एटम्स हैं। देखो बॉडी सेंटर्ड में आपको पता है कि कॉर्नर्स के अलावा एक सेंटर में होता है एटम। कॉर्नर्स 8 कॉर्नर्स पर होगा। ठीक है, यहाँ पर नहीं है, 4 नीचे है 4 ऊपर, उसके बाद एक यहाँ पर। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड में कॉर्नर्स के अलावा एक सेंटर पर होगा। कॉर्नर वाले कितना पार्ट करेंगे, शेयर करेंगे 1/8, 8 इंटू 1/8 प्लस 1। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं इसके अंदर, 1/8 इंटू 8 प्लस 1, टोटल कितने हो गए 2। अब इसके बाद हमें निकालना है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए कि इस एटम को नियरेस्ट कितने एटम्स नियरेस्ट डिस्टेंस पर हैं, इस एटम से कितने एटम्स नियरेस्ट हैं। नहीं है जॉब नहीं। उसके बाद देखो हमने यहाँ पर जो उनको पॉइंट से रिप्रेजेंट किया है, वो पॉइंट क्या है एक्चुअली में, एटम्स है। एटम्स क्या है, जैसे इस तरीके से होंगे। ठीक है, और सेंटर वाला जो एटम है वो कॉर्नर्स के 4 ऊपर वाले, टॉप वाले 4 टॉप बॉटम वाले सभी एटम्स को टच करेगा। मतलब ये जो सेंटर वाला है बीच में है वो 4 टॉप वाले और 4 बॉटम वाले सभी एटम्स को टच करेगा। ठीक है, और ये आपस में नहीं होंगे पर, ठीक है, ये जो कॉर्नर्स में है वो आपस में एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, इनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस रहेगा। बट ये जो सेंटर वाला है उसको टच करेंगे। जैसे इस तरीके से मान लीजिए आप, ठीक है, तो जो कॉर्नर वाले हैं वो आपस में डिस्टेंस पर है, बट बॉटम जो सेंटर वाला है उससे, है ना, इस तरीके से। तो ये वाले 4 और नीचे वाले 4, टोटल इस सेंटर वाले को कितने एटम्स टच करेंगे, 8। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा। उसके बाद सेकंड है लैटिस कांस्टेंट। लैटिस कांस्टेंट क्या होता है, नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम्स। ठीक है, तो 2 एटम्स का डिस्टेंस 2r कैलकुलेट करना है आपको। यहां से देखो, इसमें मैं इस चीज को ऐसे लेती हूँ, जैसे सेंटर वाला एटम यहाँ पर है, कॉर्नर वाला हाफ होगा इसमें और हाफ बाहर होगा। ठीक है, तो ऐसा मान सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर भी ये हाफ आएगा। जैसे इसको मैं ए पॉइंट, बी, सी, डी, ई, एफ इस तरीके से देती हूँ। तो ये वाला पॉइंट कौन सा है आपका, डी पॉइंट है कॉर्नर वाला, और ये वाला ए पॉइंट है, और सेंटर वाला ये है आपका ओ पॉइंट दे देते हैं जैसे इसको। तो इसका रेडियस, जैसे हर एक एटम सभी सेम एटम्स है, इनका इसका कितना हो जाएगा 2r, और ये r, और ये भी यहाँ पर r। उसके बाद देखिए ये वाली डिस्टेंस, ये मैंने ड्रॉ किया है ए सी, और ये है आपका सी डी एंड ए सी। तो सी डी कितना है इसमें, क्यूब हमने ए कंसीडर किया है। अब ये भी आपका क्या है, ए डिस्टेंस है, और ये भी क्या है, ए डिस्टेंस है। तो ए सी कितना हो जाएगा, ए सी ए प्लस ए स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा a√2। ठीक है,
ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ से लिख लो ना, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए सी कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर का रूट, तो रूट 2a आ गया है, और ये कितना है a, तो यहाँ से आपका 4r, इसको ऐसे लिख सकते हैं ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, ए डी स्क्वायर कितना होगा ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, और ए डी कितना है आपका 4r, ठीक है, और ए सी कितना है ए रूट 2 स्क्वायर प्लस सी डी कितना है ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और 3a स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ से रूट लेते हैं दोनों साइड में, तो ये कितना हो जाएगा 2r, और इधर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा रूट 3a, तो यहाँ पर लेटिस कांस्टेंट 2r इज इक्वल टू कितना होगा रूट 3a। ठीक है, और उसमें कितना आया था सिंपल क्यूबिक में 2r इज इक्वल टू a, ठीक है, तो 2r इज इक्वल टू वहां पर a क्यों आ रहा था, क्योंकि ये दोनों एटम्स जो कॉर्नर वाले थे वो उसको क्या कर रहे थे, दोनों आपस में टच कर रहे थे, कॉर्नर्स वाले दोनों एटम्स इस तरीके से टच कर रहे थे, तो a इक्वल टू कितना आ गया था आपका 2r, कॉर्नर्स वाले दोनों एटम्स सिंपल क्यूबिक में एक दूसरे को टच करते हैं, तो वहां पर a इक्वल टू कितना आता है 2r, यहाँ पर सेंटर में एक ये एटम होने की वजह से इन दोनों के बीच में थोड़ी सी डिस्टेंस हो जाती है, इसलिए यहाँ पर 2r इज इक्वल टू a नहीं आ रहा है, 2r इज इक्वल टू कितना आ रहा है a रूट 3, ठीक है, सिंपल क्यूबिक में कॉर्नर्स वाले एटम सभी एक दूसरे को टच करते हैं, मतलब जो एक लाइन पर आएंगे जैसे ये दोनों, ठीक है, दोनों एक दूसरे से टच करते हैं, तो r प्लस r कितना हो जाता है 2r, बट यहाँ पर ये बीच में एटम होने की वजह से, बॉडी सेंटर्ड होने की वजह से ये सभी एटम्स जो कॉर्नर वाले इसको तो टच करते हैं लेकिन आपस में टच नहीं होते हैं, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस आ जाता है इस बॉडी सेंटर्ड की वजह से, ठीक है। 4r नहीं तुम जा ऐसे है ये, ठीक है, अब रूट ले लो, अच्छा तो 4r, तो मैंने कुछ ना कुछ फिर ये आएगा 2r इज इक्वल टू, सही है, एक सेकेंड रुको, 4r इज इक्वल टू रूट 3, r इज इक्वल टू आ जाएगा रूट 3a, ठीक है, तो 2r इज इक्वल टू आ जाएगा ठीक है, तो 2r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से रूट 3a/4, ठीक है, तो 2r इज इक्वल टू a इक्वल्स टू रूट 3, अरे क्या कर रहे हैं, रूट 2r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट लिया है बोथ साइड में, तो 4r इधर आ गया, इधर रूट 3a आ गया, फिर आपने r निकाला तो रूट 3a/4 हो गया, 2r चाहिए हमें लेटिस कांस्टेंट, 2r इज इक्वल टू रूट 3a/2, अब ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल कितना हो जाएगा, मिटा दूं इसको, फिर बोलते जल्दी मिटा देते हैं, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, अब ये बताओ ये प्रिमिटिव यूनिट सेल है क्या,
नहीं है। तो वॉल्यूम क्या होता है? V इक्वल्स टू, अरे V इक्वल्स टू ए क्यू होता है, ठीक है। वैसे होता है A डॉट बी क्रॉस सी है, बट ए बी सी सब इक्वल है यहाँ पर क्यू बेस लिए, और ए का वैल्यू अभी अभी कितना आया था? 2r इज इक्वल टू ए रूट 3 बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से ए इक्वल्स टू कितना आएगा? यही तो लिखा था, ए इक्वल्स टू कितना आता है? 4r बाई रूट 3, ठीक है। तो इसका क्यूब करना है आपको, 4r बाई रूट 3 का होल क्यूब, तो b इक्वल्स टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। पर यूनिट सेल इस क्रिस्टल में यदि बॉडी सेंटर्ड वाले वो लिए जाएं तो पर यूनिट सेल कितने एटम्स होंगे? कॉर्नर्स पर है 8 इंटू 1/8 हो जाएगा, ठीक है। 1/8 शेयर होगा सबका, 8 एटम्स हैं, और एक सेंटर वाले का कितना हो जाएगा? 2। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, तो पर यूनिट सेल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? ठीक है, पर यूनिट सेल वॉल्यूम Vn इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? n इंटू वी, और ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। अरे ऐसे नहीं निकालते वॉल्यूम ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ अरे वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, तो वो ऐसे निकालते हैं वी एन इक्वल्स टू एन इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो एन तो हो जाएगा इसमें 2 इंटू 4/3 पाई, आर का वैल्यू, आर का वैल्यू कहाँ से रखेंगे? यहाँ से रखेंगे, ए रूट 3/4, सही है ना। आर का वैल्यू ए रूट 3/4, इसका क्यूब। अब ये हो जाएगा 8 पाई 3 ए क्यूब 3 रूट 3 और 4 का तो ये हो जाएगा √3/8 पाई ए क्यूब। नीचे का दिख रहा है वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, √3/8 पाई ए क्यूब। ये पूरे यूनिट सेल का वॉल्यूम है, और ये यूनिट सेल में जो एटम्स से कितना पार्ट उसका कवर्ड है उसका वॉल्यूम है, ठीक है। ये पूरे यूनिट सेल का है, और ये यूनिट सेल में जो एटम्स है उन्होंने कितना वॉल्यूम कवर किया हुआ है वो है, ठीक है। तो इसमें से यदि हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारा वो वाला पार्ट आ जाएगा जहां पर कुछ भी नहीं है, एटम्स नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या निकालना है? पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन उसी चीज का तो रेशियो होता है कि जो टोटल एटम्स ने कितना पार्ट कवर्ड किया हुआ है और उसका टोटल वॉल्यूम कितना है, तो उसी से तो आपको पैकिंग फ्रैक्शन पता चलेगा। आप लोगों ने भले ही ये चीज पढ़ी हुई है, लेकिन ये एग्जाम में तो अब तो आएगी ना, तो इतने फ्री क्यों बैठे हैं? पैकिंग फ्रैक्शन वॉल्यूम
ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, तो एटम्स का वॉल्यूम कितना आ रहा है? टोटल एटम्स का वॉल्यूम है एक यूनिट सेल में √3/8 पाई ए क्यूब, और टोटल यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना था? 64 आर क्यूब। इसको भी एक ही फॉर्म में लिख लेते हैं। मतलब इसमें वापस से मैंने आर का वैल्यू रखती हूँ तो ये आ जाएगा 64 √3 ए क्यूब। ठीक है, तो इसको मैं ए क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, तो पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा √3/8 पाई। ठीक है, और इसका वैल्यू जो आता है वो आएगा 68, 0.68। ठीक है, या फिर आप परसेंटेज में निकालेंगे तो इसको 68% ऐसा बोल सकते हैं। अब ये टिपिकल सा डायग्राम है, इसमें आपको निकालना है प्रिमिटिव यूनिट सेल के फंडामेंटल वेक्टर्स फॉर प्रिमिटिव यूनिट सेल। वहां पर तो आपकी प्रिमिटिव, क्योंकि आपकी जो यूनिट सेल थी सिंपल क्यूबिक में वही आपकी प्रिमिटिव यूनिट सेल थी, लेकिन यहाँ पर ये प्रिमिटिव यूनिट सेल नहीं है। ठीक है, तो पहले प्रिमिटिव यूनिट सेल बनानी पड़ेगी। कैसे बनेगी? अंदर कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स उसके अंदर 1 होना चाहिए। ठीक है, प्रिमिटिव यूनिट सेल बनानी पड़ेगी, फिर वहां से वेक्टर्स निकालने पड़ेंगे। बता दूं? फंडामेंटल वेक्टर्स ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसके लिए डायग्राम बनाना पड़ेगा पहले, रुक जाओ। इसी तरीके से बनाना है, इसको बनाने में तो सही तरीका पता होना चाहिए, नहीं तो फिर इसमें टाइम लग जाएगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं बनेगा, ये इसी में से आएगा, है ना, इस तरीके से। है ना, बड़ा बन गया हो। अब ठीक है, बनाएंगे तब पता चलेगी टेढ़ा। ठीक है, एक क्यूब तो ये बन गया, दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा? अरे क्यूब ही तो है।
थोड़ा टेढ़ा ही बनाएंगे ना तभी ये सही आएंगे, नहीं तो अभी नहीं बना, अब बना है। ठीक है, एक क्यूब ये रहा, एक ये रहा। अच्छा अच्छा, साइड वाले मिला दें, कुछ नहीं, साइड वाले ये मिलाना है। अब देखो तीन है, यहाँ वाला पार्ट तो खाली है, यहाँ पर अभी बॉक्स रखा नहीं है इस जगह पर। एक बॉक्स ये दिख रहा होगा, एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो इस तरीके से वैसे बड़ा ही बनाना था। अब आपको क्या करना है, बॉडी सेंटर्ड है। ठीक है, तो तीनों क्यूब्स में कॉर्नर्स पर एटम्स हैं और तीनों क्यूब्स के सेंटर पर है। ठीक है, तो इसका सेंटर वैसे यहां मान लेते हैं। ठीक है, और इसका सेंटर यहां। ठीक है, और इसका सेंटर इस पॉइंट पे। ठीक है, और कॉर्नर्स वाले आप खुद से बना लेना, जैसे ये। ठीक है, 8 कॉर्नर्स पर है और एक सेंटर पर है। ठीक है, इसमें 8 कॉर्नर्स हो गए, एक सेंटर। बहुत हंसी आ रही है, आप पेन चलाओगे ना अपने तब पता चलेगी तुम्हें। ठीक है, 3 क्यूब्स के सेंटर पर है एटम्स और उस पर है। अब उसके बाद देखिए, यहाँ पर ये ना तो ये प्रिमिटिव यूनिट सेल हो सकती है, ना ही ये हो सकती है, ना ही ये हो सकती है। ठीक है, तो अंदर इस तरीके से, जैसे मान लीजिए आपने इस एक्सिस पर x लिया है, इस पर y और ये z। ठीक है, तो ये वाला जो एटम है इसके पीछे वाले कॉर्नर पर, ठीक है, ये कौन कौन से उससे टच में होगा, इसके सेंटर वाले से, इसके सेंटर वाले से, इसके सेंटर वाले से, आगे के सेंटर वाले से, पीछे जो बनेंगे उसके सेंटर वाले से। तो इस तरीके से ये, जैसे ये वेक्टर बना दें एक ये, तो ये प्रिमिटिव यूनिट सेल के वेक्टर्स होंगे। ठीक है, तो अपना वैसे बी कहाँ होता है, यहाँ पर होता है बी, वाई एक्सिस पर, ए पर जैसे ये एक्स ए होता और ये सी। अभी क्या है आपका, ये वाला ए होगा। ठीक है, प्रिमिटिव यूनिट सेल में, और ये बी और ये सी। ठीक है, वेक्टर्स में। अब देखिए इससे, जैसे ये सेंटर है और ये ओ पी बना लेते हैं, क्यू एंड ये आर। ठीक है, तो ओ पी निकालने के लिए मुझे क्या करना है, अभी रुको, देखो ओपी वेक्टर कितना होगा, वाई एक्सिस के उधर है ना, तो ओपी वेक्टर मेरा क्या होगा, प्रिमिटिव यूनिट सेल का बी वेक्टर। ठीक है, तो ओपी वेक्टर को कितना लिख सकते हैं, जैसे इस पॉइंट को मैं आर पॉइंट दे देती हूँ, तो ओपी को आप बताइए, डायग्राम में देखकर ही बताइए, ओपी वेक्टर को मैं क्या लिख सकती हूँ, ओ आर वेक्टर प्लस पी आर वेक्टर। देख के बताओ, इसमें ओपी वेक्टर को मैं लिख सकती हूँ ओ आर वेक्टर प्लस पी आर वेक्टर। ठीक है, उसके बाद आप मुझे ये बताएंगे कि ओ आर वेक्टर को मैं कितना लिख सकती हूँ, यहाँ पर ये देखो ये सरफेस बन रही है ना, एक क्यूब की बॉटम वाली सरफेस है ये, तो इसमें मैं ओ आर वेक्टर को क्या लिख सकती हूँ, इसे मैं इस पॉइंट को m दे देती हूँ, इस पॉइंट को n। ठीक है, तो अब आप ये देख के बताएंगे, b वेक्टर इक्वल्स टू ओ आर को मैं लिख रही हूँ m r, ओ आर को लिखना है o n n r प्लस पी आर वेक्टर। दोबारा से सुन लो, जैसे ओपी वेक्टर को क्या लिखा है, बी वेक्टर प्रिमिटिव यूनिट सेल का वेक्टर है, तो इसको ओपी वेक्टर को ओ आर प्लस पी आर लिखा। ठीक है, पी आर को एज इट इज रहने देना है, ओ आर को क्या लिख सकते हैं आप, ओ आर को लिख सकते हैं ओ एन प्लस एन आर। ठीक है, तो बी वेक्टर इक्वल्स टू, अब बताइए ओ एन को कितना लिख सकते हैं, ओ एन वाई एक्सिस पर टोटल कितना है, बी है, यहां से आपने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इसके सेंटर से, तो कितना हो जाएगा, b/2 हो जाएगा कि नहीं।
पूरा ये वाई एक्सिस पर ये वाला कितना था बी वेक्टर, तो ओ एन कितना हो जाएगा बी बाई 2 वेक्टर। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं अरे बी बाई 2 क्यों लिखेंगे, सभी ए के इक्वल है ना, वो क्यूब में सभी ए के इक्वल है, तो ए बाई 2 कौन सी डायरेक्शन में है वाई में, तो जे कैप लिख सकते हैं ना, ए बाई 2 जे कैप। उसके बाद एन आर, एन आर देखिए एन आर कौन सी उस पर आ रहा है माइनस एक्स में आ रहा है कि नहीं एन आर, ये वाली एक्सेस आपने एक्स ली है, ये वाली एक्स है, तो एन आर क्या है इस एक्स के अपोजिट ही तो है, तो माइनस एक्स में हो गया, माइनस आई कैप लिखेंगे और कितना होगा हाफ तक जा रहा है इस लाइन के हाफ तक, ये पूरा कितना है आपका ए, तो एन आर कितना हो जाएगा ए बाई 2 और ए बाई 2 में भी माइनस के आई कैप। ठीक है, और उसके बाद पी आर, पी आर देखिए आपका सी इस वाले पर है और सेंटर तक ही जा रहा है, टोटल सी है यहाँ से यहाँ तक, सेंटर तक कितना हो जाएगा सी बाई 2 और जेड डायरेक्शन में के कैप, तो सी बाई 2 मतलब सी ए बी सी तीनों इक्वल है, इसको के कैप लिख सकते हैं। तो ये आ रहा है आपका बी वेक्टर इक्वल्स टू कितना आ रहा है, यदि आप ए कॉमन ले लेते हैं तो कितना आएगा, ए बाई 2 कॉमन लिया है तो आ रहा है माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। बाकी सबको आप सिमिलरली करके लिख दीजिए, ए वेक्टर कितना आ जाएगा फिर ए बाई 2, जब बी में माइनस आ रहा है आपका आई तो ए में कितना आएगा माइनस जे आएगा, तो आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। सी में सिमिलरली करके लिख देना बाकी सब है ए बाई 2, इसमें माइनस का पता नहीं क्या बोल रहे हैं, माइनस के कैप, ए में माइनस जे आता है, बी में गलत किया है कुछ ना कुछ, माइनस आई, बी में ए में माइनस के आएगा, रुक जाओ मैं अभी बता देती हूँ, इसमें माइनस का माइनस के माइनस आई माइनस जे, इस तरीके से ए वेक्टर में इधर से स्टार्ट करो, ए वेक्टर में माइनस के, बी वेक्टर में फिर साइक्लिक ऑर्डर में चलेंगे तो माइनस आई और सी में माइनस जे। ठीक है, पहले ए वेक्टर में माइनस के फिर माइनस आई फिर माइनस जे, मतलब ऐसे चलो के ऐसे होता है ना आई जे और के, तो ऐसे याद रख लो, ए में माइनस का के आएगा, बी में फिर माइनस आई और सी में फिर माइनस जे। ठीक है, इस चीज को एक बार रिपीट करूं, ये वाली करूं, आ गई समझ में? रिजाइन कर लो।